कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? यहीं पर बताइए, कहाँ तक नोट किया हुआ था बेटा? सिंबॉलिक डिलीवरी तक। हाँ जी बेटे। ठीक, नहीं डी नहीं हुआ था, डी करना था। हाँ जी बेटे, ये छोटे छोटे पार्ट्स हमारे थे, डेफिनेशन का पार्ट थे ये। अब आ गए हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट्स भी समझते हैं हम, टाइटल भी समझते हैं, गुड्स भी समझते हैं, तीन चीजों का मिक्सचर है। आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे आप गुड्स के ऑनरशिप प्रूव कर सकते हैं, टाइटल प्रूव कर सकते हैं? क्या कहता है, ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा? सबसे पहले हम शायद पढ़ रहे थे इसे, हम अब याद आ गया। सबसे पहले है बिल ऑफ लैंडिंग। क्या था ये? हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस भी कर रहे थे। ये वो बिल हैं, ये वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं जो आपको टाइटल का एक एविडेंस देते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग, जब शिप पर सामान लोड होता है तो उसके लिए आपको एक बिल ऑफ लैंडिंग मिलता है। फिर कह रहा है डॉक वारंट। डॉक तो सब समझते हैं, जहां पर शिप खड़े होते हैं वो जो डॉक्स हैं वहां के आपके वारंट इशू हो जाना कि भाई ये हमारे पास है, ठीक है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज जो बने हुए हैं बेटा, वहां से सामान की डिलीवरी आप चाहो कि हाँ जी मुझे इसमें से सामान चाहिए, आप नहीं ले सकते। वहां पर बहुत प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होता है। जब तक वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ उन बड़े बड़े वेयर हाउसेज की, जैसे टाटा बिरला, ये लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स जो अपने वेयर हाउसेज मेंटेन करते हैं। रिलायंस के पास कितना बड़ा वेयर हाउस होगा आप सोच सकते हैं। और उस वेयर हाउस से अगर मान लीजिए छोटी छोटी चोरी चकारी हो गई तो कितना नुकसान होगा। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है। आप कभी किसी जगह मौका मिले आपको, आप मैं रिलायंस को छोड़ो, आप पंजाबी बाग के साइड जाएंगे तो वहाँ पे कुछ वेयर हाउसेज चल रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी वहाँ पर अभी भी इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं कि आपको लगेगा कि बाहर से तो कि छोटा सा होगा, लेकिन जब अंदर घुसेंगे तो आपको लगा पता नहीं कितना सामान भरा हुआ है। उसके अंदर एंटर करना ही मुश्किल हो जाता है, वहां से सामान निकालना मुश्किल है। देखो आपने कुछ सामान उठा रखा है, गार्ड आपको तब तक नहीं बोले आने नहीं देगा जब तक आपसे वो पूरा एविडेंसेस नहीं ले लेगा कि हाँ भाई आपके पास कोई अथॉरिटी है इस सामान को ले जाने की। आप अगर वहां पर डिलीवरी करते हैं सामान की तो आपका जो भी व्हीकल है पूरा चेक होता है कि सामान कितना उतरा। अब वापस जब जा रहा है तो खाली जा रहे हैं, उसमें कुछ और सामान जा रहा है। अगर आपने कुछ और सामान, मान लीजिए कुछ आपके रिप्लेसमेंट्स हैं, तो रिप्लेसमेंट्स की भी पूरे आपको बिल्स मिलेंगे कि भाई ये रिप्लेस हो रहा है, गार्ड प्रॉपरली चेक करेगा तब जाने देंगे। तो वहां से भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है। ये वो चीज़ें हैं। फिर वा फिंगर्स सर्टिफिकेट, ये क्या है? जैसे डॉक तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ एक और भी स्पेसेस हैं जहाँ पर कुछ छोटे शिप्स या यार्ड जो है वेट कर लेते हैं, उनको वहाँ पर होल्ड ऑन कर लिया जाता है या वहाँ पर ही सामान वो लोग उतरवा देते हैं, थोड़े छोटे, लेकिन ये भी एक तरीके के डॉक ही हैं। तो इनकी तरफ से भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है। सर्टिफिकेट प्रॉपरली चलता है हर चीज़ का। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। मल्टी मॉडल मतलब क्या है? आप बड़े बड़े एजेंसी से अगर कांटेक्ट करते हैं, जैसे आप एक सुनते होंगे नाम अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स, ऐसे कई पैकर एंड मूवर्स हैं। ये लोग बहुत बड़े लेवल पर आपके सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कभी कभी आपका जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होना है उसमें
मल्टी मोड यूज हो जाते हैं। जैसे कभी हो सकता है बाय रोड जाए, फिर उसके बाद पता चला बाय ट्रेन जाना है, फिर यहाँ बाय एयर जाना है, या फिर बाय शिप जाना है। तो वो जो मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट का एक अलग सिस्टम होता है, वो पूरा एक ट्रैक बना होता है, जैसे आप लोग अपने मोबाइल पर ट्रैक करते हैं, उनका पहले से ट्रैक बना हुआ होता है कि यहाँ से यहाँ तक इस मोड से जाएगा, अगला मोड ये होगा, अगला मोड ये होगा। वो पूरा एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। तो वो भी अपने आप में इस चीज़ का सर्टिफिकेट है। जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर आप कभी कोई स्टेट चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट एंटर कर रहे हैं, आपसे पूछा जाता है, अगर बाहर वो रोक लेते हैं कि भाई सामान कहाँ ले जा रहे हो। एक तो आपका अपना पर्सनल लगेज होता है, उसको वो लोग ज़्यादा चेक नहीं करते। लेकिन अगर उनको थोड़ी सी भी खुशबू आ गई कि इसके अंदर तो कुछ ऐसा मटेरियल जा रहा है जो आगे बिजनेस में यूज़ होता है, पैकिंग से उनको डाउट हो जाता है या कुछ और तरीके से, वो आपको वहीं रोक लेते हैं कि ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको पूरा उसका एविडेंस देना पड़ता है कि आपके पास अथॉरिटी है इसको इस स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाने की। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू ये सामान भेजे जाते हैं। वो भी आपसे पूरा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, बिना उसके नहीं चलते, है ना। कुछ एक चीज़ों में तो आप जानते होंगे, कुछ एक जगहों पर तो लिखा हुआ है कि भाई आप दूसरे स्टेट में इसको कैरी ही नहीं कर सकते। जैसे लिकर में आपने देखा होगा, है ना। लिकर में क्या था कि अभी पीछे दिल्ली की जो पॉलिसीज चेंज हुई, लिकर पॉलिसीज चेंज हुई, तो लोग दूसरी स्टेट से ला रहे थे, तो बॉर्डर पे स्ट्रिक्ट हो गई जो चेकिंग करने वाले लोग हैं कि भाई इधर से उधर ना जा रहा हो लिकर। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के एक प्रूफ मिलते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आप कितना एक लिमिटेड क्वांटिटी आप कैरी कर सकते हो, तो आपसे उसकी रिसीट देखी जाती है कि आपने खरीदा भी है कि नहीं, कहीं आप स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं। आपको कहा जाता होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और नॉलेज गेन करेंगे, तो आपको कहा जाता है, आप भी समझाएंगे लोगों की एक रिसीट इसकी अपनी पॉकेट में जरूर रखो। अगर आपके पास रिसीट नहीं है तो ये मुश्किल हो जाता है प्रूव करना कि ये चीज़ आपकी है। कभी कभी क्रिमिनल ऑफेंसेस में ऐसा रेगुलर नहीं है, ये मोबाइल तक प्रूव करना पड़ जाता है कि आपका है। ऑफेंसेस मैंने कहा, अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है तब, आपके लिए नहीं। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस के अंदर उसके ऊपर उसको ये प्रूव करना कि ये मोबाइल आपका है, ये जरूरी हो जाता है। हर वक्त नहीं है और हर किसी पर नहीं है जी लागू, तो कैसे शो करेंगे। तो ये सब वो है टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आगे फिर आगे कह रहा है वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी, ये भी अपने आप में एक टाइटल डॉक्यूमेंट है ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के टाइप बता दिए, और फिर लास्ट में उसने एक जनरल परसेप्शन दे दिया कि इसके अलावा कोई भी एक ऐसा मोड जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि ये आपका है। मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल पर आपका नाम लिखा होता है बिल पर, मोबाइल के बिल पर लिखते हैं ना नाम, बिना नाम लिखे वो आपको नहीं देगा, क्योंकि उस गारंटी वारंटी कार्ड भी आप लोग लेंगे तो गारंटी वारंटी कार्ड भी आपको मिलता है। हाँ, कुछ एक दुकानदार, छोटे दुकानदार लिख देते हैं कैश लिखा और दे दिया आपको, तो फिर आपको उसकी कैश की रिसीट रखनी पड़ेगी कि देखो जी मैंने कैश देकर खरीदा था। मास्क सेकेंड हैंड हुआ तो आपको जो आपकी उसके पास, जो पहले वाले ओनर के पास ओरिजिनल रिसीट होगी, वो आपको उससे लेनी चाहिए, और उस ओरिजिनल रिसीट के पीछे लिखवा लें कि फला डेट को मैंने ये मोबाइल इनको बेच दिया। हाँ, ये लीगल मैटर है बेटा। अगर आपके पास किसी और का मोबाइल पकड़ा गया तो वो चोरी का मोबाइल चला जाता है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो अभी एक बच्चे का उस दिन बोल रहा था ना मोबाइल चोरी हो गया बस में, तो मैंने उसे सबसे पहले यही कहा, उसने सिम ब्लॉक करा दिया। कह रहा सर मैंने सिम ब्लॉक करा दिया। तो अच्छा भाई, और मोबाइल? कह रहा नहीं वो तो पुराना है। आपका ही बैचमेट है वो? नहीं तुम नहीं था। अरे मुझे पता है, नहीं तू नहीं था। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और बच्चा था। तेरा भी खोया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरी जिससे बात है। अरे वो आ रहा है, वहाँ बाहर खड़े होकर डिस्कस किया था, क्लास में डिस्कस ही नहीं किया मैंने। तो उस बच्चे को मैंने यही सजेस्ट किया कि बेटा तुरंत कंप्लेंट लिखाओ, एफआईआर लॉन्च कराओ,
तो एफआईआर लॉन्च कराने से, तो उसने कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि वो मोबाइल मेरा है। मैंने कहा वो जो भी पकड़ेगा वो आई एम क्या एक नंबर होता है, उनका वो जो नंबर है उस नंबर से ट्रेस होगा, कंपनीज के रिकॉर्ड तक में चला जाता है कि ये वाले मोबाइल का जो नंबर है ये इसका ऑनर ये पर्सन है, कंपनी तक के ट्रैक में। इसीलिए मैंने कहा है कि मोबाइल को ये आपको बेचेगा तो आपसे नाम जरूर पूछेगा, क्योंकि उसे नाम चढ़ाना है, नाम चढ़ाकर उसे आगे डिटेल भेजनी है। पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, और अच्छे मोबाइलों की बात कर रहा हूँ, लोकल मोबाइलों की बात नहीं कर रहा, जो पहले से स्मगल होकर आया हो उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, ग्रे मार्केट में बिकते हैं ना जो काफी सारे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको नहीं देते बिल अधिकतर। नहीं, चोर बाजार अलग होता है, ग्रे मार्केट होता है जो स्मगल्ड होते हैं, जो बिना ड्यूटीज पे किए हुए इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ गए, वो ग्रे मार्केट हो जाती है। हाँ, ग्रे से गफ्फार हो गया। अच्छा चल, तो खैर ये एक आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी होता है, तो इसलिए कंप्लेंट लिखाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि गलती से किसी ने भी उससे फ़ोन किया, उसका क्वेश्चन ये था उस बच्चे का कि पता कैसे चलेगा। मैंने कहा पता ऐसे चलता है कि जब आप उस फ़ोन से कॉल करते हो, जब हम इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो इस फ़ोन की पूरी ट्रैकिंग होती है। आप कभी कभी ये चेक करना, मैं तो इनको देखकर दंग रह जाता हूँ, अगर मैं अपने फ़ोन को अपने यू सॉरी कोई ईमेल किसी दूसरे फ़ोन से खोल दूं, मैसेज आ जाता है, और मैसेज में तो कई बार ये आता है कि आपने लास्ट ये मेल उस फोन पर खोला था, फोन की स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। सोचिए, फोन की स्पेसिफिकेशन के साथ आता है कि आपने वो फला टाइम पर ये लॉगिन किया था, उस वक्त आपका ये जो फोन था ये वाला था, आज आपका फोन चेंज हो गया है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये उसी ट्रैकिंग से हो रहा है, कंपनीज की अपनी एक सिस्टम है, वो आपको ऑन ट्रैक ले आते हैं हर जगह, और उसी ट्रैकिंग रिकॉर्ड से। वैसे तो आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है इन सब चीजों में, देखो ये जूम को ज्वाइन कराने में आप ही लोग हेल्प करते हो मेरी, लेकिन आपको गूगल का भी पता होगा कि गूगल का भी अपना एक ट्रैक होता है, आप कौन सी डेट में कहाँ थे, कितने बजे कहाँ थे, वो सब बता देता है। लोकेशन अगर आपने ऑन किया हुआ है, ये देखो वो कह रही है जल्दी से बता, मैं लोकेशन बंद कर दूं। तो लोकेशन से आप पूरे ट्रैक हो जाते हैं, एवरीबडी। यानी अगर गूगल चाहे तो वो ये जान सकता है कि कौन पर्सन इस वक्त कहाँ मौजूद है। और मैंने आपको एक बार हिंट भी दिया था कि सिर्फ इसी गूगल की ट्रैकिंग की वजह से बहुत सारे केसेस सॉल्व हुए हैं, कि एक मर्डर हुआ मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पॉट पर 8 बजे, उन्होंने फिर कहा कि और तो कुछ मिल नहीं रहा एविडेंस, 8 बजे ट्रैक करो यहाँ पर कौन कौन से मोबाइल थे, तो पता चला 8 बजे ट्रैक मोबाइल ट्रैक किया गया, तो एक तो मोबाइल उसका था जिसका मर्डर हुआ, एक और मोबाइल दिख रहा है, वो किसका था जी, वो बॉयफ्रेंड का था, पकड़ लिया। हाँ, रिसेंटली भी हुआ है, उसने बॉयफ्रेंड जो मर्डर किया ना, अभी आपने सुना होगा गुजरात में जो गुजरात में हुआ है जो मर्डर, वो जो लड़की बेचारी छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की लड़की थी, और वो पढ़ने गई हुई थी जब वहां पर इंजीनियरिंग की क्लासेस होती है ना कोटा में, गुजरात नहीं सॉरी राजस्थान, तो उसने वही किया था, कहीं ट्रैक ही नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्रेंडशिप किस पर हुई थी, ये सोशल मीडिया पर, पेरेंट्स जानते ही नहीं थे, सबसे खगाल लिया, सारा इंफॉर्मेशन ले ली कि भाई कितने कॉन्टैक्ट्स में, कुछ नहीं, कोई अता पता नहीं, सोशल अकाउंट से खोला गया, तब जाकर पता चला कि एक ये लड़का था टच में, और उसके बाद फिर मोबाइल ट्रेसिंग हुई, तब मोबाइल ट्रेसिंग से पता चला कि उसने मर्डर किया कहाँ है। मजे की बात तो ये लड़की गायब थी, तो उसे जो गूगल ट्रैक रिकॉर्ड से देखकर चला गया कि यहीं पर आसपास कहीं पर रुक रहा है सिग्नल, अब यहीं ढूंढो, शी वॉज ओवर देयर, और उसके बाद लोकेशन से पता चला गया कि दूसरा मोबाइल किसका था, फिर वो लड़का गुजरात से उठाया गया, तो मुझे इसलिए गुजरात याद रह गया, लड़का गुजरात का था। तो ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हम जो बात जो कर रहे थे
एक नॉलेज की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो इन चीजों को इतना इजीली मत लेना, ये बहुत सीरियस ऑफेंस हो जाते हैं। सर एक चीज पूछी, जैसे मूवी में ये बोलता है ना कि शूट एट साइट, ये एक्चुअल में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मतलब इनको अलाउड होता है कि किनको? मतलब गोली मार दो? ऑफेंस के ऊपर डिपेंड होता है, पिछली पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे हर किसी को नहीं बेटा। हिस्ट्री मैटर करती है ना। आपने कभी एक वर्ड सुना होगा, हिस्ट्री शीटर्स होते हैं। अभी त्यागी जी जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर एक गैंगस्टर एक्ट चल रहा है, वो गैंगस्टर एक्ट भी बन जाता है। उसके बाद हिस्ट्री शीटर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कि पिछले कितने ऑफेंस किए हुए हैं, कितने मर्डर किए हुए हैं, उसके बाद उनके ऊपर कभी कभी इनाम भी रखा हुआ होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि इनके ऊपर नाम भी होता है गोली मार? हाँ हाँ भाई, अगर एवरीथिंग डिपेंड्स बेटा, एवरीथिंग डिपेंड्स। अब तो काफी सारे आपने, एक वो कौन सा शुक्ला था, उसके ऊपर भी पूरी टीवी सीरीज बन चुकी है, उसका भी यही दिखाया गया था कि किस तरीके से। तो जो शूट का जो ऑर्डर है वो तो इट डिपेंड्स ऑन देयर हिस्ट्री ऑल्सो, कि किसने कितना क्या क्राइम किया। ऐसे नहीं कि जिसमें हाई पोस्ट के जो थे गोली मार? हाँ कि हाई पोस्ट वाला, पोस्ट वाले पुलिस ऑफिसर नहीं नहीं ऐसा नहीं। मोर मार तो कोई भी सकता है, मार के निपटा? वो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये चीजें ध्यान रखो। जैसे मोबाइल चोरी हो गया और मोबाइल चोरी पर आपने कंप्लेंट नहीं लिखाई और किसी ऐसे स्पॉट पर आपका मोबाइल पकड़ा गया, तो आप अपने आप में सस्पेक्ट बन जाएंगे। और सस्पेक्ट बनना अपने आप में आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। सस्पेक्ट बनना ही समस्या है। क्राइम जिसने किया है ना, वो देखो उसने लड़की को जला दिया, भाई साहब कैसे खुश होकर जला दिया ना, गोली लगेगी उसमें, चिंता ना करो। तो ये जो स्टाइल है, ये बड़ा ऑफेंडिंग स्टाइल है कि भाई आपको इतना सा भी दर्द नहीं हो रहा कि आपने क्राइम किया, कितनी बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं आपको ये बताना कि ऐसी जगहों पर आपके मोबाइल ना पकड़े जाएं जो खो गए हैं, और अगर पकड़े जाएं तो उससे पहले आपकी पुलिस कंप्लेंट वहां पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि मेरा मोबाइल कब चोरी हो गया था। जो आपके लिए एविडेंस होता है, कोर्ट में आप जाकर दिखा सकते हो कि सर फला फला दिन मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, अब इस मोबाइल से मेरा कोई सरोकार नहीं है। अगर सर एक्सीडेंट पहले हो गया उसके बाद हमने रजिस्टर आई है, तो फिर आप मेन सस्पेक्ट हो गए, और क्या। आप कह रहे हो खुद ही कि क्राइम के बाद आपने कंप्लेंट लिखाई है, फिर क्या फायदा? फायदा तो है ही नहीं ना फिर। तो इसका मतलब आप तो प्राइम सस्पेक्ट हो गए कि आपका मोबाइल वहां पर है और आप बाद में कंप्लेंट लिखा रहे हो। इसका मतलब आप तो इंटेंशनली ये काम करके आए हो, अब बाद में अपने आप को सेफर साइड देने के लिए कर रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं, इतनी नॉलेज बहुत है आपके लिए भी। क्या कह रहा है वो कि फिर ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूव कर सके भाई वो आपका है, यानी वो मोबाइल आपका है, वो तो वो प्रूव कर देंगे। आपका उस डेट से नहीं है, वो पुलिस कंप्लेंट प्रूव करेगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में छोटा छोटा लिख लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं लिखते। पहला सीक्वेंस में लिखते रहना एक के नीचे एक, जिससे याद होगा। एक पैराग्राफ स्टाइल में मत लिखना, याद नहीं होता। पहला बिल ऑफ लैडिंग, कम से कम 3-4 लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। 3-4 तो लिख लीजिए। बिल ऑफ लैडिंग, बस बेटा। आवाज आ रही है, मैं तो वो कह रहा हूँ। बस बस बस। बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट जो आपको इजीली याद रह जाएंगे, रेलवे रिसीट, रेलवे रिसीट। और जब आप पढ़ेंगे तो इन पर फोकस जरूर रखना, वार फिंगर सर्टिफिकेट पर याद रखना। और उसके बाद आपका डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ये सारे बार बार पढ़ना जरूर। अभी लिखने के लिए 3-4 लिख लीजिए बस। और एक लास्ट में जो उसने लिखा है, एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एनी अदर डॉक्यूमेंट
यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कितने लिख लिए हमने? 4 लिख लिए, 5 जो भी लिख लिए। अब नीचे डॉट डॉट डालकर लिखो। ये क्या प्रूव करते हैं? प्रूव्स, प्रूव्स पोजेशन। क्या प्रूव्स करेंगे? पोजेशन ऑब्लिक कंट्रोल ऑफ गुड्स, ऑब्लिक possessor of goods, possessor of document, oblique possessor of document, possession of goods और control of goods आ गया। फिर possessor of, अब अगला आ रहा है possessor of document, इसी में लिखना है possessor, possessor of document, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है। देखो, एक तो हो गया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं मालिक हूं, मेरे पास उसका कंट्रोल प्रूव हो गया। एक है कि पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि ऐसा पोजेसर जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है वो ये भी प्रूव कर सकता है टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। एक मिनट, पहले बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, पहले समझा दूं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, 3 वर्ड अलग अलग आ गए। पहला क्या आया? पहला आपके लिए पोजीशन शो करेगा। ये पोजीशन कैसे कि मान लीजिए मेरे पास गुड्स है और मैंने वो दिखा दिया, ये देखो जी इसका मालिक मैं हूं। दूसरा कंट्रोल ऑफ गुड्स, मैं ये भी बता सकता हूं कि इस गुड्स के ऊपर कंट्रोल मेरा है, मैं यूज करूंगा। तीसरा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने इसकी डिलीवरी देनी है फला पर्सन को। वाइस वर्सा, ये डॉक्यूमेंट ये भी आपको हिंट देता है कि मुझे डिलीवरी लेनी है इस गुड्स की। तो ये बताना चाह रहे हैं, जो पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट है वो ये चीज बताता है ना। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट है और आप पहुंच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप उसी डॉक्यूमेंट से तो बताओगे कि मैं ये जो सामान लेने आया हूं, मेरा सामान आया होगा यहाँ पर। आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, आपको सामान मिल जाएगा। समझ रहे बात को? गेटिंग माय पॉइंट? जैसे क्या होता है अब्रॉड से, जैसे किसी ने अगर मान लीजिए इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट जब आता है बाय शिप, आप देखते होंगे बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है। देखते हैं ट्रेन के ऊपर या ट्रकों के ऊपर बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स लगे हुए होते हैं, पिक्चरों में भी दिखाते हैं। डॉक यार्ड पर इतने सारे कंटेनर्स लगे हुए होते हैं, उन पर एक नंबर डला हुआ होता है। आपको बकायदा जो आपको डॉक्यूमेंट जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ भेजा, यानी उसने एक्सपोर्ट किया और आपने इंपोर्ट करवाया वो जिस पर्सन से, वो आपको मेल कर देता है डॉक्यूमेंट। अब आप उसका प्रिंट आउट लेते हैं और प्रिंट आउट लेकर कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके पीछे ही आपने देखा होगा अम्बेडकर नगर के पीछे भी एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहां पर ये कंटेनर सारे खड़े रहते हैं। तुगलकाबाद है ना, अम्बेडकर नगर से आगे ही हुआ। तो तुगलकाबाद में वो डिपो है पूरा, सैकड़ों के सैकड़ों कंटेनर्स रखे होते हैं वहां पर। अब आपका सामान उन कंटेनर में बंद है, आपको डिलीवरी लेनी है, तो आप क्या करेंगे? ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे जो ये प्रूव करेगा कि मैं पोजेसर हूं इस सामान का, अब मुझे डिलीवरी दे दीजिए। दिस इज द, ठीक है। तो अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूं, लिखो पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव, पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स, ये चीज शो करेगा गुड्स, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हमारा आ गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स पर आ गया। नीचे आ जाओ। देखो इस पैराग्राफ को भी इसे कंटिन्यू कर रहा है। क्या कह रहा है? लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ मोर ऑप्शंस देयर, जो ये प्रूव करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रूव करेगा कि भाई आप इसके ऑनर हैं। तो इसलिए उसको कह रहा है कि इसमें मत पढ़ना कि सर इतने से ही, इतने से नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है। आगे क्या कह रहा है? एनी अदर डॉक्यूमेंट विच हैज अबव कैरेक्टरिस्टिक्स विल आल्सो फॉल अंडर द सेम कैटेगरी।
यानी इन्हीं चीजों को वो आगे एक्सप्लेन करता रहेगा। तो इसको आप पढ़ लेना, ये जनरल है एकदम। हम इसमें आगे अगला वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। पढ़ो आपको सुनना बेटे ध्यान से, इसको एक्सप्लेन करते हैं। However, there is a difference between a document showing title and document of title. A share certificate is a document. बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अब अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शेयर सर्टिफिकेट। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत यूज कर रहे हैं अब तो इसे, है ना। 12th में आपके पास जब शेयर स्टार्ट हुआ तो आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। आगे भी शेयर का चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ जी। The share certificate is a document showing title but not a document of title. एक ध्यान से पढ़ना, क्या आप लिखा है? शेयर सर्टिफिकेट क्या है? Document showing title. डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट Document डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ जी, उसमें लिखा होता है कि फला नंबर से फला नंबर के मालिक आप हैं, लेकिन वो अपने आप में टाइटल नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का वो एविडेंस, वो टाइटल का मतलब होता है, कैसे बोले, टाइटल मतलब ऑनरशिप का नाम होना, वहां पर ऑनरशिप को स्पेसिफाई करना। जैसे जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हालांकि यहाँ से एग्जाम्पल उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर मूवेबल की बात करते हैं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी में आपका नाम आता है कि दिस प्रॉपर्टी इज नाउ बिलोंग्स टू दिस। तो वो अपने आप में एक टाइटल है जिसे प्रूव होता है कि आप इसके मालिक हैं, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। जबकि शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल है। बस इतना सा डिफरेंस बता रहा है। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ये, जबकि शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कह रहा है डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल है। हाँ जी आगे। It इट only shows इज that मेयरली शोज दैट the person named in the share certificate is entitled to the share represented by it. रिप्रेजेंटेड बाय इट, वो सिर्फ इतना बताता है। मैंने बताया ना उसमें लिखा होता है कि दिस नंबर से इस नंबर तक के शेयर्स आपके हैं। वो सिर्फ आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हाँ भाई आप चिंता ना करो, हमने आपको एक एविडेंस दे दिया कि आपके पास इतने नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हैं शोइंग टाइटल। But it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by मेयर इंडोर्समेंट। अब आपके पास वो सर्टिफिकेट आ गया तो आप मेयर इंडोर्समेंट से उसको नहीं बेच सकते। समझ रहे हैं बात को? आगे on the back of the certificate and the delivery of the certificate. यानी अब आप उसको ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपने बिल का फॉर्मेट पढ़ा था। Yes, sir. उस बिल के फॉर्मेट की क्या खासियत थी कि उसके पीछे मेंशन होता था, अगर आप किसी को इंडोर्स करते हैं तो आप उसे ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं कि आपने पीछे लिख दिया कि मैं फला फला पर्सन को अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो नहीं, वो मालिक ऐसे नहीं बन पाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज है। हाँ जी आगे। तो ये ध्यान रहेगा, ये एग्जाम्पल आप एक नोट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वर्सेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और उसका एग्जाम्पल अपने आप लिख दीजिएगा शेयर सर्टिफिकेट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वर्सेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और इसमें आप डॉट डॉट डालकर लिख लीजिए एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट। जल्दी से आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए ई, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट। मैंने कहा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वर्सेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, फिर डॉट डॉट डालकर लिख दीजिए एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट। बस इतना ही इसको याद कर। जो शेयर सर्टिफिकेट है वो अपने आप में डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, ना कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। हाँ जी बेटे, मर्केंटाइल एजेंट आप लोग का
बीकॉम भी कर रहे होंगे, किसी के पास आ गया बीकॉम का सिलेबस? आ गया? अच्छा, थर्ड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में जो लॉ पढ़ा था, क्या था उसका नाम? फर्स्ट सेमेस्टर के लॉ का क्या नाम था? बिजनेस लॉ, इसीलिए पूछा है। अच्छा, सुनो सुनो बेटा, ये मर्केंटाइल एजेंट से बताना चाह रहा हूँ। जो बिजनेस लॉ है उसे मर्केंटाइल लॉ भी कहा जाता था। सुन रहे हैं? सुन नहीं रहे हो आप लोग? मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बिजनेस लॉ को मर्केंटाइल लॉ भी कहा जाता है। कुछ ऑथर्स बिजनेस लॉ के नाम से बुक नहीं लिखते, मर्केंटाइल लॉ के नाम से ही लिखते हैं। अगर एमसी कुछ चल पढ़ेंगे तो वो मर्केंटाइल लॉ ही लिखा करते हैं। साइनोनिम से कुछ नया करना, कुछ नया लाना। तो जो ये कह रहा है ना मर्केंटाइल एजेंट, बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ फिर? बिजनेस एजेंट। इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई नया वर्ड नहीं है, ये जानबूझकर एक ऐसा वर्ड डाल दिया जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आप जो बीकॉम करेंगे उनको मिलेगा बिजनेस लॉ और कुछ लोग लिखेंगे मर्केंटाइल लॉ। हाँ जी बेटा, मर्केंटाइल लॉ इसमें आप छोटा सा पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटी सी लाइन है, पढ़ो बेटा। Mercantile agent, section 290. It means an agent who in a customary course of business has, as such an agent, authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale. कंसाइनमेंट पढ़ लिया मुझे लगता है, उस दिन मैं सुन रहा था कल की कंसाइनमेंट का टेस्ट है आपका। हो गया। तो कंसाइनमेंट का जब टेस्ट था तो कंसाइनर और कंसाइनी पढ़ रहे थे, और कंसाइनी का नाम दूसरा होता था एजेंट, कमीशन एजेंट, बिजनेस एजेंट। उसका काम क्या है? आपका सामान बेचना और बदले में आपसे वो कमीशन चार्ज करता है, यही लिखा है। एकदम से क्लियर हो जाएगा, कुछ नया नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जब जैसे से पढ़ते जाएंगे तो कुछ चीजें ना वैसी क्लियर होती चली जाएंगी कि वहां किया और यहाँ किया। ठीक है जी, एफ पर आ जाओ। कुछ नहीं लिखना इसमें, आप क्या लिखना है? तो एकदम सिंपल है, आप तो इसमें तो पूरी कहानी लिख सकते हो आप बिजनेस एजेंट में। तो इसका काम क्या है बिजनेस एजेंट का? सिंपल, ऑन कमीशन बेसिस पर आपके गुड्स बेचना। आप प्रॉपर्टी देखो, फिर मैं बता रहा हूं, डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 पढ़ते हैं। अगर सब सेक्शन भूल जाओ तो सेक्शन 2 से काम चल जाएगा, कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं होगा, सेक्शन 2 से काम चल जाएगा। सब सेक्शन अगर भूल गए हैं तो जबरदस्ती कुछ गलत सेक्शन मत लिख कर आना। सेक्शन 2 एज पर सेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दिस एज डिफाइंड एज दिस, दैट्स ऑल। ये बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन अच्छी कर लो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फिर आप कहते हो हम तो सिर्फ पेंसिल मांग रहे थे, रजिस्टर मांग रहे थे, आवाज क्यों आ जाती है इतनी? चल कोई Property here means ownership or general property. In every contract of sale, the ownership of कई जगह ना बेटे वर्ड यूज होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग। तो बेसिकली वो क्या है? वो कह रहा है जनरल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी अपने हिसाब से कई जगह नाम चेंज कर लेती है। हमारे यहाँ कोर्ट में जब कोर्ट केस चल रहा होता है तो उस कोर्ट से रिलेटेड जो भी जब्त की हुई चीजें होती हैं उसको भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, केस प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं केस प्रॉपर्टी। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी कई जगह अपने नाम चेंज कर लेता है, अपने मीनिंग चेंज कर लेता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? ऑनरशिप और एक जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। क्योंकि अभी वो यहाँ पर आकर इसमें भी आपको थोड़ा सा बताएगा कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जनरल प्रॉपर्टी तो हम समझ ही गए, ये एक्ट ही मूवेबल प्रॉपर्टी के लेकर बात कर रहा है, मूवेबल गुड्स को लेकर ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? मूवेबल इन नेचर होगी।
ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें दो राह मत रखना। हाँ जी, पढ़ो बेटा। Goods must be transferred by the seller to the buyer. गुड्स की बात हो रही है। गुड्स, अकाउंट्स में आप गुड्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। Or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer. ठीक है, एक तो उसने क्या कहा, गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम सेलर टू द बायर, या फिर वो क्या कह रहा है, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर। क्या डिफरेंस बता रहा है दोनों में? पहले था हमारा सेल एग्रीमेंट, दूसरा था एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, गुड्स कब बिकते हैं, फ्यूचर में। अभी ट्रांसफर, अभी आपका एग्रीमेंट बन जाता है, लेकिन गुड्स की जो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी वो फ्यूचर में होगी। और जो सेल एग्रीमेंट है वो अभी तुरंत, सामान लो पैसे दो। हाँ जी, It means the general property right of ownership in goods and not merely a special property. ये कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। अब स्पेशल वर्ड है बड़ा, इसका भी मीनिंग जब देखोगे तो इतना सा मीनिंग लिखेगा, लेकिन नाम में स्पेशल वर्ड ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है बेटे ऑर्डिनरी और स्पेशल को। अब वो स्पेशल क्या है वो आगे बताएगा। हाँ जी, आगे। The property in the goods is the general property. That is all ownership right of the goods. Note that the general property in goods is to be distinguished from a तो प्रॉपर्टी में आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखो जनरल प्रॉपर्टी। पहले लिखो जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी which is simple ownership of movable goods। हम कह रहे हैं इसमें जनरल प्रॉपर्टी which is simple ownership of movable goods, ownership of movable goods under सर पहले अंडर क्या आता है? अंडर सेल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल। सेल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल। अभी बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बता रहा, मैंने कहाँ कहा है, बता रहा हूँ। उतना स्पेस छोड़ दो बस, बाकी लिखना शुरू करो। सेल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल। अब बताओ क्या पूछ रहे, हो गया? अब नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो स्पेशल प्रॉपर्टी। Special property means only interest, only having interest कर दो, only having interest in the goods to some extent, सर फिर से बोलना इन द गुड्स। to some extent। In correspondence to the general property, in correspondence to the general property। और इसी को वो कर रहे हैं हम लोग, प्रूफ कैसे करना है, आगे डॉट डॉट डालकर लिखिए। व्हेन an article is pledged, when an article is pledged, 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 when article is pledged, pledged मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, गिरवी रखना, गिरवी रखना, गिरवी। कोलेटरल नहीं लिखना, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है उसमें। कोलेटरल में चांसेस होते हैं कि वो चीज आपकी भी हो जाए, कोलेटरल में चांस होता है, ध्यान रखना।
लेकिन प्लेज में चांस नहीं होता। प्लेज में क्या आपका इंटरेस्ट है? सिर्फ आप एक तरीके से सिर्फ अपनी कस्टडी में लेकर बैठे हो गुड्स को। जब आपको आर्टिकल प्लेज कर दिए जाते हैं तो आपके पास एक सिंपल कस्टडी है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। यू आर नॉट द ओनर ना। अब वही तो बता रहे हैं, कस्टडी का मतलब क्या है कि गुड्स आपके पास हैं। जो टाइटल हम पीछे पढ़ रहे थे, वो जो डॉक्यूमेंट था आपका, वो प्रूव करता है कि आपके पास कस्टडी है और आप इसके ऑनर हैं। या फिर वो ये प्रूव करता है कि भाई मुझे इसकी कस्टडी दे दो। तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोबाइल का जो एग्जाम्पल क्यों लिया था कि जब बिल पे आपका नाम लिखा जाता है तो वो आपके बारे में क्या बताता है कि यू आर द ऑनर। सिंपल कस्टडी इज नॉट द ऑनरशिप। चोरी का मोबाइल किसी की कस्टडी में है तो उसका ऑनर नहीं हुआ ना। तो कस्टडी कभी भी ऑनरशिप नहीं होती। कस्टडी के साथ डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। यही मैंने कहा था ना कि अब जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज करते हैं तो कभी कभी बहुत जबरदस्त चेकिंग चल रही होती है। तो आपकी कार के अंदर जो जो सामान रखा है, अगर पुलिस वाला चाहे तो आपको बिठा सकता है, रोक सकता है कि बैठ जाओ जी, सब प्रूफ करो आपका है, बैठा सकता है वो। तो एक्चुअली क्या है, वो भी जानते हैं, इसलिए इन सब चीजों में रोकते नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो चाहे तो एज पर लॉ तो बहुत कुछ हो सकता है। एज पर लॉ तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं रोक सकता? मैं कोई वो तो फिर मैंने कहा कि वही होता है, हाथ को हाथ वाली बात होती है यहाँ पर, और कुछ बात नहीं। उनको पता है कि इनकी गलतियां निकालेंगे तो इनके पास भी ऑप्शन है। ऐसी बना के पूछ रहे हैं रियल में? किसके साथ हुआ है पहले ये तो बताओ। अच्छा, ऐसी पूछ। बेटे कई चीजें हैं, जैसे सामने वाली पार्टी कुछ नहीं कह रही है तो जब तक चाहो यूज कर लो। अब किसी दिन अभी नहीं आएगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। टाइम लिमिट पे कुछ नहीं है। अभी मैंने एक डायलॉग मारा ना कि लॉ बहुत कुछ कहता है, लॉ बहुत कुछ कहता है। फिर आप भूल गई हो, हमने पीछे भी पढ़ा था क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल होके पढ़ो, सिंप्लीफाइड होकर पढ़ो ज्यादा। देखो, जब बाल की खाल निकालने की कोशिश करोगे तो हर चीज उलझ जाएगी, हर चीज उलझ जाएगी, क्योंकि आप बड़े इनिशियल स्टेज पर हो। कभी मेरे को मौका मिला था, चांस मिला था मार्शल आर्ट सीखने का। तो मार्शल आर्ट सीख रहे थे तो हमारे कोच ने सिखाया कि दो ही लोग लड़ते हैं। सुनो, दो ही लोगों की लड़ाइयाँ होती है सबसे ज्यादा। एक जो बिगिनर होता है, एक जो बिगिनर होता है, और दूसरा वो जो थोड़ा सा सीख गया होता है। तो लॉ के बारे में यही बताया जाता है कि अभी आप बिगिनर हो और थोड़ा सा ही सीख रहे हो, किसी से भिड़ना नहीं है। शांत रखो अपने आप को। अब आप क्या करोगे जब बुक से लड़ोगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, आप बुक से लड़ रहे हो, आप अपने एक्सपेरिमेंट सेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी इंटरप्रिटेशन सेट कर रहे की कोशिश। हाँ, तो आप क्वेश्चन नोट कर लो, मुझसे पूछो, उसके लिए तो आई एम ऑलवेज देयर, डोंट वरी। ये तो मैं कहता ही हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस तो आते हैं दिमाग में, लेकिन खुद से इंटरप्रेट मत करना। क्वेश्चन जो दिमाग में आया उसको लिख लो, मुझसे पूछ लो, जिससे कि आप कुछ गलत इंटरप्रिटेशन ना कर जाओ। हाँ जी बेटे, तो ये तो सिंपल हो गया। यानी जो हमारी बात आ रही है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी इज अ काइंड वेयर वन हैज सम इंटरेस्ट ओवर द जनरल प्रॉपर्टी ओनली, लेकिन उसके पास उसकी ऑनरशिप
नहीं, बस ये है इतना सा। लेकिन वर्ड ऐसा जोड़ दिया जिसे ऐसे लगता है कि भाई ऐसी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है ये, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी कर दी गई जब ये प्लेज में आ गया। ठीक है, बस इतना ही। बस क्या लिख लिया था हमने? और भी तो बोला था आगे मैंने। लिखो, देखो मैंने इसमें ये बताया था, आपने फिर सुना नहीं मैंने क्या कहा था कि जब प्लेज हो जाता है तो आपका जो जिसको आपने प्लेज किया है उसका क्या डेवलप क्या होता है, क्या क्रिएट होता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर? इंटरेस्ट। लिखो, इन केस ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अच्छा, when an article is placed, in this case the person with whom, in this case the person with whom article is placed will have interest in the goods only, will have interest in the goods only, not the ownership. लिखो नेक्स्ट, जी लिखिए। इसके बारे में भी ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, जी लिखकर इंसॉल्वेंट सिर्फ आगे बढ़ जाओ। इंसॉल्वेंट क्या होता है? और कब इंसॉल्वेंट का पीछे मेन बेसिक रीजन क्या है? अनएबल टू पे हिज डेट्स, है ना। और साथ में ये भी ध्यान रखना, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ओनली। ये ध्यान रखना है, कौन इंसॉल्वेंट है विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ओनली। पब्लिक नहीं इसको डिसाइड कर सकती है, ये जनरल परसेप्शन नहीं है, ये जनरल परसेप्शन नहीं है, ये लीगल परसेप्शन है, ध्यान रखना। आप अपने आप से किसी को नहीं कह सकते कि वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट, मैंने पूछा है, इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, ठीक है, बट ही मस्ट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट ओनली, नॉट बाय द जनरल परसेप्शन। ये मैं बता रहा हूं, ये जनरल परसेप्शन नहीं है कि मार्केट में 10 लोगों ने कह दिया मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे नहीं दे रहा, और उसको इंसॉल्वेंट आप मान लो। नो, कोर्ट का बंदा जाके चेक करेगा। हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब मैटर कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट बकायदा एक पूरी टीम भी अपॉइंट कर सकती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है इन सब चीजों के लिए एविडेंटेड करने में। कुछ भी आपने पढ़ा भी होगा, इंसॉल्वेंसी में कभी भी डेट्स पूरे पे नहीं होते बेटा। क्या हो गया? ये तो नहीं कि कोई इजी टॉपिक है तो उससे सुनेंगे ही नहीं। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये नहीं होता, इंसॉल्वेंसी में अब फिर बात करना शुरू कर दी। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर इंसॉल्वेंट हो गया और उसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी पैसे नहीं है, अब डेट्स कैसे पे ऑफ करेंगे? कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद कोर्ट एक प्रॉपरली किसी एडवोकेट को या किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ये ड्यूटी देता है, उसे ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, कि वो सारी उसकी एसेट्स की लिस्ट बनाता है, उनको टेक ओवर करते हैं, फिर उसकी ऑक्शन होती है। ऑक्शन हाँ है, नहीं तो फिर तो जिसके पैसे मर गए। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस पर्सन को पनिशमेंट ही दे सकता है। कोर्ट उसको कैसे कह दे कर्जा उतारो? अगर किसी पर्सन के पास है ही नहीं पैसे
कोर्ट कैसे कहेगा पैसे उतारो? ऑप्शन ही नहीं है। इसमें तो थोड़ी जिम्मेदारी उसकी भी बनती है ना, जो उसको डे बाय डे कर्जा दिए जा रहा है। आपके पास अगर कोई आज की डेट में माइनर वाला केस हो गया। हाँ वो अलग चीज हो गई, माइनर को यहाँ मिक्स मत करो, माइनर को यहाँ मिक्स मत करो। हाँ माइनर को मिक्स मत करो। किसकी लाइबिलिटी? स्टेट बोला आपने? एस्टेट, एस्टेट। आपने स्टेट बोला तो मैं डर गया, स्टेट, क्योंकि मैंने तो सरकार बेचारी रो जाएगी। एस्टेट, हाँ नहीं ठीक है, मैंने क्लियर किया कि कहीं गलती से आप स्टेट ही ना मान दो और आगे जाके स्टेट लिखाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए अब? बहुत सिंपल था, इतना ज्यादा कुछ कर। नेक्स्ट लिखो बेटा प्राइस। इंस्टॉलमेंट में लिखना चाहो तो लिख लो, या अगर आपको लग रहा है भूल जाओगे तो लिख लो मैं जो बोल रहा हूं। व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। सर एक सेकंड, to pay his debt, court may decide to judge that person insolvent. Judge just that person. JUDGED, judged. JUDGED, judged। मतलब डी साइलेंट रहता है एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में। मतलब कोर्ट उसको, है ना, एडजुडिकेशन एक्ट में वर्ड सुना होगा, तो ये वो उससे आया, ठीक है। तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। जो बात आ रही है कि पैसे का क्या होगा, डूब भी सकता है और बहुत माइन्यूट मिल भी सकता है, तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। आज भी कोर्ट के पास एक बल्क ऑफ केसेस चल रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज नियरेस्ट टू डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट है और उनके जो लायबिलिटीज है वो फुल पे ऑफ नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जिसमें आपके पास छोटे छोटे कुछ एक उदाहरण आप अपने आसपास भी देख सकते हो, जैसे किट प्लाई आपने सुना होगा, कभी एडवर्टीजमेंट आया करता था, किट प्लाई, किट प्लाई प्लाईवुड के लिए आता था। लिलीपुट आपने सुना होगा, छोटे बच्चों की उसके लिए है, ड्रेसेस के लिए। वोडाफोन आइडिया नहीं करेंगे सर। नहीं नहीं, ये कहा है, ये तो मर्ज हो गए बेटा, ये तो मर्ज हुए, अब वीआई बन गया वो तो। हाँ वो इंसॉल्वेंट नहीं हुए थे, वो मर्ज हुए थे बेटा। सर वो होंगे, मैं बता रहा हूँ। चलो अच्छी बात है जो आप कह रहे हो। आपकी परसेप्शन अगर ठीक होगी तो आगे आने वाले फ्यूचर में झुंझुन वाला बन जाओगे। अभी शेयर मेरे से सारे। प्राइस सिंपल सा मॉनेटरी कॉन्सिडरेशन है, नथिंग एल्स। प्राइस इज द मॉनेटरी कॉन्सिडरेशन है और कुछ नहीं है, तो सिंपल सा दो वर्ड लिख लीजिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन। मॉनेटरी कंसिडरेशन, इसने मनी लिखा है, मनी लिख दो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी ऑफ गुड्स लास्ट, इसका क्वालिटी ऑफ गुड्स, इसके बारे में लिख लीजिए कंडीशन, स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी में उसकी स्टेट और कंडीशन आ गया। आप जो क्वालिटी को लेकर बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए जल्दी से, इसे खत्म करना है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल, सर क्वालिटी ऑफ गुड्स भी क्या लिखना था? स्टेट और कंडीशन, स्टेट और देखो कंडीशन। हेडिंग डालिए बेटा, 10 मिनट के लिए बस, कोई आवाज नहीं करेगा, ओनली फॉर 10 मिनट्स। ये टॉपिक खत्म करना है। सेल, हाँ लिखना है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल।
सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स में सिंपल लिखना था स्टेट और कंडीशन। वैसे तो हमने पीछे डिस्कस किया था, सेल क्या है, जो इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है, बायर और सेलर की तरफ से जो भी अपने अपने प्रोमिसेस थे इमीडिएट ट्रांसफर हो गए, अपने ऑब्लिगेशंस इमीडिएटली पेड हो गए, वो होता है सेल। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो फ्यूचर में पे करते हैं। एक पार्टी चाहे तो अभी अपना पे कर सकती है, दूसरी पार्टी फ्यूचर में करेगी, लेकिन कम से कम एक पार्टी की तरफ से पेंडेंसी होती है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, कम से कम। दोनों पार्टीज की भी हो सकती है, लेकिन एक पार्टी की तो होती ही होती है। ये तो एक मोटा मोटा डिफरेंस है, लेकिन इसको जो हम समझ रहे हैं और जो एक्सप्लेन करेंगे इनके इसके साथ करेंगे, इनके डिफरेंस के साथ, दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। डिस्टिंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, एकदम से पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पहला पॉइंट। टेबल बना लो तो ज्यादा अच्छा है, डिटेल भी नहीं लिखवाऊंगा, एक एक दो दो वर्ड की डिटेल लिखवाऊंगा। टेबल बना लीजिए, पहला आपका हो गया क्या, बेसिस, दूसरा सेल, तीसरा एग्रीमेंट, बस इतना सा बना लो, इसमें एकदम से कवर हो जाएगा। लिखने के लिए पूरा पूरा पैराग्राफ बन जाएंगे दोनों के डिफरेंस के साथ। पहला डिफरेंस है ट्रांसफर, जो मैंने अभी समझाई दी है। पहला डिफरेंस है ट्रांसफर, बेसिस ऑफ डिफरेंस। सेल में एकदम इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फ्यूचर में ट्रांसफर होता है। तो आप लिख लीजिए उसमें इमीडिएट ट्रांसफर और उसमें लिख लो ट्रांसफर इन फ्यूचर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो बुक में लिखा है आप सिंपल सा इमीडिएट ट्रांसफर और ट्रांसफर इन फ्यूचर, ये पहला डिफरेंस। नेचर, नेचर बेटे हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, तो दिख रहा है ना, पहले वाले का तो एकदम एग्जीक्यूटेड दिख रहा है, दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन तुरंत कंप्लीट कर दी है, तो इसका जो नेचर है एग्जीक्यूटेड है और उसका है एग्जीक्यूटरी। फ्यूचर में होगा ना, एक का भी नहीं हुआ है, एग्जीक्यूटरी। क्लियर यहां तक? फिर लिखो तीसरा लायबिलिटीज। रेमेडीज, चलो रेमेडीज लिख लीजिए। चलो पहले लायबिलिटी लिख लो, जो लायबिलिटी लिख लो एक ही बार। बेटा अगर मान लो कुछ भी 19-20 हुई, क्या होगा? क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ बायर। याद है, आप जब काउंटर पे से कुछ सामान खरीदते हो और आपने पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, आपने मोबाइल उठाया, धाड़ एकदम गिर गया, तो विल बी हेडलाइन बायर। लेकिन वहां पर अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो लायबिलिटी किसके ऊपर पड़ी हुई है अभी तक? सेलर के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमारी इससे अलग चला जाएगा। हमारा काम है कि जब सेल हो चुकी है, हम बात कर रहे हैं जब व्हेन सेल इज कंप्लीटेड। अभी आपका चल रहा है डेमो, डेमो के अंदर ये जब हुआ, तो वैसे तो कोई छोड़ेगा नहीं आपको। छोड़ेगा कोई? कोई नहीं छोड़ेगा। अभी पीछे एक केस भी हुआ ऐसा, एक बच्चे ने किसी शोरूम के अंदर वहां पे स्पोर्ट्स का सामान रखा था, फुटबॉल को किक मार दी, वो उसके शोरूम से उछलकर फुटबॉल चली गई दूसरे के शोरूम में और वहां उसने तोड़फोड़ मचा दी। फुटबॉल की अच्छी खासी किक लगी थी, वहां तोड़फोड़, मतलब कांच के शोरूम होते हैं, उनके कांच के शोकेसेस होते हैं, वो जाके बिठा लिया। दैट जो यहीं पर जितना लॉस है, जो डैमेज है, यू हैव टू पे, बिकॉज आपके बच्चे ने किया है। अब यहाँ पर माइनर वाला क्वेश्चन मत उठाना। माइनर वाला क्वेश्चन तब उठता है जब माँ बाप कहें कि ले लो बच्चा, हम जा रहे हैं। अब इसके घर में छोटे भाई बहन बड़े हो गए होंगे ना, इसलिए इसे टेंशन नहीं है। तो समझ गए? खैर इसमें नहीं जाते। इसने पूछा है कि अगर छोड़ आए पेरेंट तो क्या होगा? हाँ चलो, रेमेडीज
ये बात क्लियर हो गई? नहीं, पहले इसका वो तो लिख लो। लायबिलिटीज में क्या है, किसके ऊपर है अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लायबिलिटी के, जब सेल के केस में बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है और वहां पर अभी सेलर के साथ है, तो लिख लो पहले वाले में रिमेन्स विद बायर नाउ, रिमेन्स विद बायर नाउ, लायबिलिटी की बात हो रही है, रिमेन्स विद बायर नाउ। नाउ वर्ड इसलिए लिखवा रहा हूं कि डिस्ट्रक्शन मैंने भी मिस किया है, वो आपको याद रखना है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हुआ है, और जबकि उसके केस में रिमेन्स विद ओनली सेलर, क्योंकि अभी ट्रांसफर इधर से उधर गुड्स हुए ही नहीं है। और कुछ लोग बड़ा एक नॉर्मल प्रैक्टिस में है कि भैया मैं जरा अपना बैग में रख कर जा रही हूँ, मुझे दूसरे शोरूम में जाना है शॉपिंग करने, तो मैं आके ले लूँगी। बड़ा खुश होते हैं कि हाँ। और ऐसा केस आया कि बैग हो गया चोरी, बैग हो गया चोरी। अब लेडी लड़ पड़ी, मैं तो आपके पास रख कर गई थी, आप ही दोगे, तो कौन देगा? वो क्यों देगा? वो कहेगा क्या मैं केयर टेकर लग रहा हूँ यहाँ पर? मैं कोई केयर टेकर लग रहा हूँ यहाँ पर? या मैंने आपके साथ कोई लिखित एग्रीमेंट किया था? लेगा कोई? मेरी ध्यान बट नहीं रहा मेरे को। यू कैन नॉट हेल्ड द शॉपकीपर लाइबल कि भैया अब आपकी जिम्मेदारी है। नो, यू कांट। आपकी जिम्मेदारी थी, अब आप खरीद चुके, सेल वेल सब कंप्लीट हो गई, अब तो बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है। वो इसी केस पे तो जीतेगा कि ऑनरशिप तो जी ट्रांसफर हो गई थी बायर के पास, अब मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये जाने। गॉट दिस पॉइंट? रेमेडीज, अब बायर भाई साहब ब्रीच कर रहे हैं, रेमेडीज तो तब आती है ना जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। रेमेडीज की बात आ रही है, आप कुछ ब्रीच हो रहा है, बायर की तरफ से ब्रीच हो रहा है, तो उसमें वो क्या कहना चाह रहा है? सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी देयरइन टू द बायर। अब ब्रीच कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहे मेरे, पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफर हो चुकी है, अब आपकी जिम्मेदारी है, पैसे दो। रेमेडी ये है, रेमेडी की बात आ रही है। कई बार आपको कंफ्यूजन ये होगा कि रेमेडी क्या लिख के, तो मैं बोल रहा हूँ रेमेडी का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रीच की बात हो रही है कि ब्रीच के बाद रेमेडी आती है। रेमेडी कब आती है? ब्रीच के बाद। लायबिलिटी कब आती है? नुकसान के बाद। वहां पर नुकसान के बाद लायबिलिटी की बात हो रही है, रेमेडी की बात हो रही है ब्रीच के बाद। तो अब ब्रीच किसने किया? तो वहां पर सेलर क्या ब्रीच होगा? सेलर तो कुछ ब्रीच नहीं कर सकता, सेलर के पास तो सामान है, ब्रीच तो बायर करेगा, पैसे नहीं दे रहा। तो आप लिख लीजिए बायर विल बी हेल्ड लाइबल, बायर विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। किसके लिए हेल्ड लाइबल होगा? फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि आप मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, तो जो मेरे गुड्स के पैसे वो दो। जबकि वहां पर अब ब्रीच कर रहा है बायर, अभी गुड्स तो ट्रांसफर हुए नहीं थे, तो आपको क्या हो रहा है? वहां पर डैमेज हो सकता है, यहां पर आप डैमेजेस के लिए लाइबल हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आप लिख सकते हैं सेलर कैन sue द बायर फॉर डैमेजेस ओनली। सेलर कैन sue द बायर फॉर द डैमेजेस ओनली। ये वाइस वर्सा चलेगा। हाँ, डैमेजेस भाई कुछ भी हो सकता है। आपसे फ्यूचर गुड्स की बात हुई थी, मैंने काम शुरू कर दिया उसके ऊपर, फ्यूचर गुड्स आपको देने थे तो फ्यूचर में, अब आप मना कर रहे हो कि भाई साहब नहीं चाहिए। मान लो फ्यूचर गुड्स है 2 दिन के बाद, मैं हलवाई हूं, आपने मुझे 500 समोसे का ऑर्डर दे दिया, सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, ये ध्यान रखना, ये मत कहना कि सर हो सकता है ये ना हुआ, मैं कुछ नहीं, ये नहीं, कोई सब कुछ कंप्लीट है। बस मेरी तरफ से क्या होना है, आपको 2 दिन बाद 500 समोसे डिलीवर करने हैं। हो सकता है मैंने उसके लिए आटा खरीद लिया हो सकता है मैंने उसके लिए कुछ और चीजें खरीद ली हो सकता है मैंने किसी और आगे एक
एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो कि भाई आ जाइयो, ये पकड़ पैसे तेरे को मैं दे रहा हूँ, उस दिन आइयो, उस दिन आइयो, उस दिन आइयो, तो डैमेज हो रहा है ना। हो सकता है मैंने गैस बुक करा दी हो, डैमेज हो रहा है। कुछ भी मतलब डैमेजेस की बात हो रही है, वो डैमेजेस आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जी। बर्डन ऑफ रिस्क, अब तो भाई बात हो रही थी वो सामान टूटने की, अब सामान टूटने का रिस्क किसके पास है? बायर के पास। चोरी होने का रिस्क किसके पास है? बायर के पास। दुकानदार पहले लिख कर लिखता बड़ा बड़ा, एक बार गुड्स बिक गए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। बायर की है, वो साफ लिख देता है कि भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर लिखना क्या है? लिखना सिर्फ इतना सा है, हमारा टॉपिक है बर्डन ऑफ रिस्क। जो बर्डन ऑफ रिस्क है इट विल बी ऑन द बायर, जो बर्डन ऑफ रिस्क है ऑन बायर है, जबकि वहां पर ऑन सेलर है। ठीक है, मैंने बोला सेल के केस में बर्डन ऑफ रिस्क है ऑन बायर और वहां पर है ऑन सेलर। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ राइट्स। नेचर ऑफ राइट्स, ये नए 2 वर्ड आ गए आपके लिए, एज इट इज याद करने हैं। लैटिन फ्रेजेस आ गए दोबारा से, जस्ट इन रैम एंड जस्ट इन पर्सनल। जस्ट इन रैम होता है रिलेटेड टू गुड्स, ये याद रखना, रिलेटेड टू गुड्स। आपका जो राइट है वो रिलेटेड टू क्या होगा? गुड्स, गुड्स को लेकर बात हो रही है, जबकि वहां पर जस्ट इन पर्सनल में क्या होगा? ये इन पर्सन हो गया। राइट्स में क्या होता है? आप गुड्स को लेकर राइट्स क्रिएट करोगे, जबकि यहां पर आप पर्सन को लेकर करोगे कि भाई आपकी ड्यूटी थी, आपने क्यों नहीं पूरा किया। समझ रहे हैं बात को? लैटिन फ्रेजेस है, लैटिन। जस्ट इन रैम रिलेटेड टू राइट्स अगेंस्ट गुड्स, और जस्ट इन पर्सनल मीन्स राइट अगेंस्ट पर्सन। राइट्स अगेंस्ट पर्सन, पहले वाला है रिलेटेड टू गुड्स और दूसरे वाला है रिलेटेड टू पर्सन। पहला है राइट अगेंस्ट गुड्स और दूसरा है राइट्स अगेंस्ट पर्सन। यानी आप ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए सेलर आपको गुड्स देने से मना करता है तो आप केस किस चीज के लिए करोगे? गुड्स के लिए। और जबकि उस केस में अगर वो कुछ मना करता है तो आप केस किस चीज के लिए करोगे? डैमेजेस के लिए। तो डैमेजेस कौन पे करेगा? पर्सन। गुड्स थोड़ी पे करेंगे, ये इसलिए। गेटिंग माय पॉइंट? आ जाओ, राइट ऑफ रीसेल। इसी से क्लियर होता जा रहा है ना, पैराग्राफ पूरा बन जाएगा आपका कि एग्रीमेंट टू सेल क्या है और सेल क्या है। राइट ऑफ रीसेल। अब आप बताओ, क्या सेलर दोबारा से गुड्स बेच सकता है दोबारा, जब पहले एक बार बेच चुका है तो? वो पर्टिकुलर मोबाइल का ऑनर मैं हो गया हूं, उसके ऊपर बकायदा नंबर है, कोड है, वो सबका कुछ मैं हुआ ऑनर, जबकि वहां पर ऑनर नहीं हुए अभी तक। उसने कुछ नहीं लिखा इस तरीके का, वो तो मुझे फ्यूचर में कह रहा है कि भाई साहब मैंने मंगाया है जापान से, आएगा तो दूंगा। जापान से जब तक आया प्राइस बढ़ गए, वो लालची हो गया, उसने किसी और को बेच दिया। वहां पर उसके पास राइट था बेचने का, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, सेल नहीं हुई थी। समझ गए? लिख लीजिए, सेलर कांट रीसेल, और वहां पर आप लिख सकते हो ही कैन, सेलर कैन। और लॉजिक एक ही है कि वहां ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, यहाँ ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, अगर आप एक्सप्लेन में लिखें। अब आ रही है बात इंसॉल्वेंसी की, लिखो इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। लास्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और दूसरा इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर।
इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, दो टॉपिक आ रहे हैं। क्या कह रहा है देखो, द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स। गुड्स तो बिक चुके हैं, वो सिर्फ हमसे क्या मांग सकता है, प्राइस। ऑफिशियल असाइनी वही जो मैंने कहा था, कोर्ट जिसको अपॉइंट करता है। सुन रहे हो बेटे, ऑफिशियल असाइनी जो वर्ड है वो वही वो पर्सन होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है। तो वो क्या कर सकता है, गुड्स तब भी वो वापस नहीं मांग सकता क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। वो मुझसे सिर्फ प्राइस मांग सकता है। कौन, ऑफिशियल असाइनी। किसके केस में, सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो। और किसके केस में, ध्यान से देखो, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई। ऑनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई, वो क्या मांगेगा मुझसे, क्यों, गुड्स तो दिए ही नहीं उसने मुझे। वो तो कुछ मांग ही नहीं सकता मुझसे, बस वो सिंपल इतना कह रहा है कि उसका कंट्रोल ओवर गुड्स रहेगा। जो गुड्स अभी तक उसकी पोजीशन में है वो उसके पर रह गए, उसके पास गुड्स, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। गेटिंग द पॉइंट। अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर हो जाए, बायर के पास पैसे नहीं है, तो देखो क्या करेगा, ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। कौन, बायर का ऑफिशियल असाइनी, क्योंकि ऑनरशिप तो हमारे पास ही है, गुड्स का कंट्रोल मेरे पास है, गुड्स को बेचकर मैं आगे कर्जा चुकाऊंगा। इसमें क्या कह रहा है, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि ऑनरशिप तो ट्रांसफर ही नहीं हुई। बस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ऊपर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ठीक है जी, आसान है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। लिखना क्या है वो लिख लो फिर। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर के केस में लिख लीजिए, ऑफिशियल असाइनी विल रिकवर द प्राइस ओनली, विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम बायर ओनली। और जबकि वहां पर क्या होगा, ऑफिशियल, वहां पर क्या होगा, ऑफिशियल असाइनी हैज कंट्रोल ओवर द गुड्स ओनली। इसमें तो हो गया, बायर से आप क्या मांग सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस फ्रॉम बायर। यहां पर लिख सकते हो, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स ओनली, कंट्रोल ओवर द गुड्स ओनली। ओनली लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं मांग सकता। बायर के केस में लिख लो, अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर क्या कहेगा, तो बायर में लिख लीजिए, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स ओनली। इसका मतलब ये है कि बाई ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स ओनली। इसका मतलब ये कहने का चाह रहा है कि सेल एग्रीमेंट हो चुका, सेल सब कुछ हो चुका, बायर को अभी तक गुड्स नहीं मिले, तो ऑफिशियल असाइनी जाके वहां पे कहेगा कि मेरे गुड्स दे दो मुझे आप। मतलब ये है, सब कुछ हो चुका है, कंप्लीट है, एग्जीक्यूटेड है बेटा, बस गुड्स की डिलीवरी नहीं रह गई मान लो, उसी दौरान हो गया, तो गुड्स का कंट्रोल लेने जाएंगे हम। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर, नॉट हैव एनी कंट्रोल, क्योंकि अभी तो एग्जीक्यूटरी है, कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, गुड्स कहां से मैं कंट्रोल में ले लूंगा। लेकिन आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि वो दोबारा से उसके लिए मांगा नहीं उसने, जूम ने। अब वो 40-40 मिनट का पंगा खत्म। अच्छा।